नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। तो आप सभी का स्वागत है इस क्लास में। मेरे प्यारे दोस्तों, संधि पढ़ाने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहूँगा। दरअसल आप लोगों ने जो अभी पढ़ा उच्चारण स्थान या प्रत्याहार, इसके पहले जो आप लोगों ने पढ़ा उसमें और भी कुछ सारी चीज़ें थीं जिन्हें आपको पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। उसका वीडियो मैंने पहले ही बनाकर अपलोड कर दिया है। मेरा सबसे पहला वीडियो था हिंदी वर्णमाला। आप उसे जाकर पढ़ लेंगे तो आपका जो ये प्रत्याहार, उच्चारण स्थान और इसमें बाकी सारी चीज़ें जो थीं और बाकी कोई भी कंपटीशन रहेगा, अगर उसमें वर्णमाला तो आता ही है, तो उसमें से सारे क्वेश्चंस आप लोग सही कर सकते हैं। अगर आप लोग वर्णमाला का मेरा जो पहला वीडियो चढ़ा था उसे आप देखेंगे, आनंद सर हिंदी वर्णमाला बोलेंगे तो आ जाएगा। और संधि पढ़ाने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि संधि का वीडियो भी मैंने पहले बना चुका है और पढ़ा भी दिया है पूरे विस्तृत रूप से। चाहे वो कोई भी संधि हो, चाहे वो कोई भी क्लास हो, चाहे लोअर क्लासेज हो, चाहे मतलब कि अपर क्लासेज हो, उन सारी चीज़ों में मैं आपको संधि इस तरह से बता दिया हूँ कि इस संधि में आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। इस वीडियो को देखने से पहले, मतलब इस संधि वाले पार्ट को देखने से पहले, आप लोग स्वर संधि और व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, इन तीनों संधि का मैं वीडियो बना चुका हूँ। आप इसको पहले देखें, उसके बाद इसे देखें। नहीं तो अगर आप उन वीडियोस को नहीं देखे हैं तो मुश्किल होगी आपको संधि समझने में। तो चलिए शुरू करते हैं संधि को। देखिए, संधि दो वर्णों का मेल होता है। वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण यानी अक्षर। ठीक, अक्षर छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, ये जो आ से ज्ञा तक आप लोग पढ़ते हैं या हम लोग पढ़ते हैं जो भी, तो इन्हें बोलते हैं अक्षर या वर्ण। तो दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, जो परिवर्तन उत्पन्न होता है, उसे बोलते हैं संधि। और समास में अगर जाएंगे तो थोड़ा सा डिफरेंस है। दो शब्दों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे बोलते हैं समास। तो समास तो हम पढ़ा चुके हैं, वो आपकी इच्छा हो तो पढ़े या फिर ना पढ़े, लेकिन हमें संधि यहाँ पर ध्यान देना है। दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे बोलते हैं संधि। संधि के तीन पार्ट हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि में क्या होता है? दो वर्णों की बात की जा रही है परिभाषा में, दो वर्णों के मेल से संधि बनती है। तो दो वर्ण, अगर दोनों वर्ण जो हैं स्वर रहेंगे, यानी स्वरों स्वरों के मेल से जो संधि बनती है उसे बोलते हैं स्वर संधि। स्वर संधि के 5 भाग हैं, वो भी पढ़ा दिए गए हैं। और यहाँ पर देखिए, व्यंजन संधि में क्या होता है कि व्यंजन संधि में दो वर्णों में से कोई एक वर्ण व्यंजन रहेगा, यानी दो वर्णों में से कोई एक वर्ण व्यंजन रहेगा। ये आपको पहले समझा देते हैं हम। मैं बोल रहा हूं कि दो वर्णों के मेल से बनती है संधि। मेल से बनती है संधि। दो वर्णों में या तो एक वर्ण स्वर होगा या तो एक वर्ण स्वर होगा। अगर दोनों स्वर है तो इसके योग से जो संधि बनेगी वो बनेगी स्वर संधि। दो वर्ण है, दो वर्ण कौन? पहले शब्द का आखिरी वाला वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण। ध्यान दीजिए, पहले शब्द का आखिरी वर्ण, पहले शब्द का आखिरी वर्ग, यहाँ पर वर्ण देखेंगे तो ये अंग है यानी अनुस्वार। दूसरे शब्द का पहला वर्ण, इन दोनों को योग किया जाता है। तो अगर इन दोनों में से एक स्वर हुआ, एक व्यंजन हुआ, तो ये व्यंजन संधि हो जाएगी। अगर ये दोनों, एक स्वर हो या व्यंजन हो, दूसरा विसर्ग हो, दोनों वर्ण स्वर रहेंगे तो स्वर संधि। दोनों वर्णों में से कोई एक वर्ण व्यंजन रहेगा तो व्यंजन संधि। उन दोनों वर्णों में से कोई एक विसर्ग रहेगा तो विसर्ग संधि। आपसे गुजारिश है कि आप इस संधि वीडियो को देखने से पहले मेरे बनाए गए स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि के वीडियोस को देख लेंगे तो आपको अच्छे से संधि समझ में आ जाएगी। ये तो बेसिक बातें थी जो आपको करना था। और वर्णमाला वाला अगर आपको अच्छे से सीखना है तो उसका भी वीडियो मैंने बता दिया है, आप चाहेंगे तो देख सकते हैं। तो हमें देखिए यहाँ पर पढ़नी है क्लास 10 वालों के लिए अनुस्वार संधि
अनुस्वार संधि पढ़ना है, परसवर्ण संधि पढ़ना है, और विसर्ग संधि में 2-3 और है, ससजुसो और हसिचा। तो व्यंजन संधि में अनुस्वार संधि किसे कहते हैं? अनुस्वार संधि देखिए सारी चीजें आसानी से समझा दी गई हैं, आप इसको पूरा देखेंगे तो जरूर समझ में आएगा। अगर माँ, ये जो माँ है किसी भी वर्ण का अंतिम अक्षर होगा, और व्यंजन की बात जो की जा रही है किसी वर्ण का प्रथम अक्षर होगा, ठीक। दो वर्णों की जो बात की जाती है, पहले शब्द का आखिरी वर्ण, दूसरे शब्द का पहला वर्ण, इन दोनों का योग होता है तब संधि बनती है, ठीक। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि माँ के बाद अगर कोई व्यंजन है, माँ के बाद अगर कोई व्यंजन है, तो ये जो अनुस्वार, देखिए अनुस्वार की बात की जा रही है, तो अनुस्वार में बदल जाता है। कौन? माँ बदल जाता है अनुस्वार में। ये जो माँ है, अगर इसके बाद कोई व्यंजन आता है, तो जब व्यंजन से माँ जुड़ता है तो माँ किस में बदल जाता है? अनुस्वार में बदल जाता है। तो इसी को बोलते हैं अनुस्वार संधि। छोटी सी बात है, माँ के बाद कोई भी व्यंजन आएगा तो माँ अनुस्वार यानी अंग, जिसे आप लोग बोलते हैं अंग की मात्रा, ये जो है ये अंग की मात्रा है, ये अनुस्वार इसे बोलते हैं। माँ के बाद कोई भी व्यंजन आएगा तो अनुस्वार में बदल जाएगा। जैसे यहाँ पर था हरिम वंदे, हरिम वंदे था यहाँ पर, तो देखिए हरिम था, तो यहाँ पर माँ के बाद वा आया है, माँ के बाद कोई व्यंजन आया है तो माँ बदल जाएगा अंग की मात्रा में, तो हो गया हरिम वंदे, हरिम वंदे, हरिम वंदे, ठीक। रामम वंदे, तो यहाँ पर माँ है, यहाँ पर वा है, तो माँ किस में बदल जाएगा? अनुस्वार में बदल जाएगा, तो ये हो जाएगा रामम वंदे। छोटी सी चीज थी अनुस्वार संधि, ज्यादा कठिन तो नहीं था। माँ के बाद अगर कोई भी व्यंजन आता है तो माँ किस में बदल जाएगा? माँ के बदल जाएगा अनुस्वार में, यानी अंग की मात्रा। अगली चीज है परसवर्ण संधि। क्या होती है परसवर्ण संधि? अनुस्वार, अनुस्वार के बाद का वर्ग से पा वर्ग, का वर्ग से पा वर्ग, का वर्ग बोल रहा हूँ, का खा गा गा अंगा चा चा जा इया टा डा डा त थ द ध प फ ब भ म, तो ये 5 वर्ग होते हैं। तो का वर्ग से पा वर्ग तक, तो यानी सभी वर्गों की बात की जा रही है, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, इन 5 वर्गों की बात की जा रही है। इन 5 वर्गों में होते हैं 25 अक्षर। इन 25 अक्षरों में से कोई भी अक्षर यहाँ पर आ सकता है अनुस्वार के बाद। अगर का से माँ तक, सीधे सीधे आप बोल सकते हैं का से माँ तक, का से लेकर के माँ तक के बीच का कोई भी अक्षर अगर अनुस्वार के बाद आता है, अनुस्वार के बाद अगर कोई भी अक्षर आता है तो वह किस में बदल जाता है? उसी वर्ग के पंचम वर्ण में बदल जाता है, उसी वर्ग के पंचम वर्ण में बदल जाता है। ये आपको तब समझ में आएगा जब आप उदाहरण देखेंगे। उदाहरण में क्या है? सान प्लस त, सांग प्लस ता, तो ये अनुस्वार है। अनुस्वार के बाद क्या आया है? का वर्ग से पा वर्ग के बीच में कोई भी आ जाए तो ता आया है, ठीक। ता आया है तो बदलेगा किसमें? अनुस्वार। अनुस्वार किसमें बदलेगा? यहाँ पर माँ बदलता था अनुस्वार में, यहाँ पर अनुस्वार बदलेगा उसी वर्ग के पंचम वर्ण में, उसी वर्ग के, तो यहाँ पर है ता वर्ग, ठीक। ता यानी ता वर्ग, तो ता वर्ग का पंचम अक्षर क्या होता है? त थ द ध ना, यानी इसका पंचम अक्षर होता है ना। तो ये जो है अनुस्वार, ये ना में बदल जाएगा, तो साम प्लस ता शांत हो जाएगा। इसी तरह से अन और चित, तो ये तो अनुस्वार के बाद अगर कोई वर्ड आता है का वर्ग से पावर के बीच, तो यहाँ पर चा आया है, तो चा का पंचम अक्षर क्या होता है? चा का पंचम अक्षर इया होता है, तो इया यहाँ पर लग जाएगा, अंचित हो जाएगा। कुन धन ठित, कुन धन ठित, अनुस्वार के बाद यहाँ पर आया है ठा, तो ठा का पंचम वर्ण होता है अड़ा, वो भी अड़ा हलंत के साथ रहेगा, तो यानी आधा लगेगा। तो ये हो गया कुंठित। ये हो गया परसवर्ण संधि। अनुस्वार के बाद का से माँ तक का कोई भी अक्षर आएगा तो वह उस वर्ग के पंचम वर्ण में बदल जाएगा। कौन? अनुस्वार बदल जाएगा। अब देखिए विसर्ग संधि की बात की जा रही है। विसर्ग संधि में आपको पढ़ना है विसर्जनीय से सह। विसर्जनीय से सह में केवल ये छोटा सा वाला जो है यही आपको पूछा जाएगा, लेकिन अगर आप पढ़ रहे हैं तो इसे भी ध्यान दीजिए। जब भी विसर्ग के बाद
विसर्ग के बाद, अब इन सब में विसर्ग की बात नहीं की जा रही थी, ठीक। विसर्ग ये तो व्यंजन संधि था, तो व्यंजन संधि में या तो दो वर्डों की बात की जाती है, एक वर्ड या तो स्वर रहे या तो व्यंजन। लेकिन इन दोनों वर्डों में से अगर कोई एक भी व्यंजन है, कोई एक भी व्यंजन है तो व्यंजन संधि रहती है। लेकिन इन्हीं दोनों वर्डों में से अगर कोई एक विसर्ग है, कोई एक विसर्ग का मतलब देखिए यहाँ पर एक विसर्ग है, दूसरा भले व्यंजन हो, तो इसे व्यंजन संधि नहीं बोलेंगे, ये विसर्ग संधि है। तो विसर्ग संधि की बात की जा रही है, तो इसमें विसर्जनीय स में क्या है कि विसर्ग के बाद अगर ता या था आता है, विसर्ग के बाद अगर ता या था आता है तो विसर्ग छोटे सा में परिवर्तित हो जाता है, छोटे सा में। ये हलंत के साथ रहेगा, हलंत का मतलब होता है वो वर्ड आधा हो जाएगा यानी अधूरा हो जाएगा। तो देखते हैं कैसे परिवर्तन होता है। विसर्ग के बाद अगर ता या था आता है तो छोटे सा में बदलेगा। नमः धन ते, नमः धन ते, तो ये विसर्ग आधे सा में बदल जाएगा, तो नमस्ते हो गया। नी धन तेज, तो ता आया है, यहाँ पर भी ता आया है, तो बोला गया है ता या था आएगा, तो ये आधे सा में बदल जाएगा, तो नमः दंते नमस्ते, नि धन तेज निस्तेज। अब देखिए अगर विसर्ग के बाद चा या छा आएगा तो सलजम वाले सा यानी बड़ा सा में हलंत लगा के यानी आधा अधूरा बनेगा। तो नि धन छल, विसर्ग के बाद चा छा आएगा तो बड़ा सा बनेगा, नि धन छल निश्छल। विसर्ग की जगह केवल वही सा लिखा जा रहा है, यहाँ पर विसर्ग की जगह सा लिखा गया, विसर्ग की जगह सा लिखा गया, विसर्ग की जगह सा लिखा गया, यहाँ पर भी विसर्ग की जगह सा। नियदंचित निश्चित, इस तरह से ये हो गया। अब अगली चीज ससजुसो रूह और हसिचा अभी बताते हैं। तो अगली हमारी संधि थी विसर्ग संधि का दूसरा वाला जो भाग है, ससजुसो रूह और हसिचा। ससजुसो रूह कौन सी संधि है, इसमें क्या ध्यान देना है? देखिए मैं इसमें भी वही बात रहेगी, थोड़ा सा नियम रहेगा, उसके बाद उदाहरण रहेगा, फिर इसमें नियम रहेगा, उदाहरण रहेगा, और आसानी से समझ में आ जाएगा। ससजुसो रूह क्या है? ससजुसो रूह में विसर्ग परिवर्तित हो जाता है रा में, विसर्ग परिवर्तित हो जाता है रा में, यहाँ पर विसर्ग परिवर्तित हो जाता है रा में। तो ये तो हो गया ससजुसो रूह। हसीचा, हसीचा में क्या होता है? विसर्ग परिवर्तित हो जाता है ओ में, ओ यानी ओ की मात्रा में, ठीक। अब समझते हैं कैसे विसर्ग और कब परिवर्तित होगा। जब भी विसर्ग के पहले, विसर्ग के पहले ई या ऊ हो तथा उसके बाद सघोष वर्ण हो, सघोष वर्ण, अगर आप वर्णमाला वाला मेरा क्लास देखेंगे तो उसमें ये बताया गया है कि सघोष क्या होता है, घोष क्या होता है, अल्प प्राण क्या होता है, महाप्राण क्या होता है, ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। तो फिर से मैं बता देता हूँ सघोष वर्ण क्या होते हैं। प्रत्येक वर्ग का, प्रत्येक वर्ग यानी का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, प्रत्येक वर्ग का मान लीजिए मैं का वर्ग लेता हूँ। का वर्ग यानी का, ख, गा, घा, अंगा। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, तो ये हो गया तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण सघोष होता है, तथा पहला और दूसरा वर्ण प्रत्येक वर्ग का अघोष होता है, तथा प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण सघोष होता है। तो हमें सघोष यहाँ पर ध्यान में देना है। तो तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण सघोष होता है, यानी गा, घा, अंगा ये सघोष वर्ण में आते हैं। तो इसी तरह से चा, छा होगा वो अघोष में आएगा, चा, छ। प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा वर्ण अघोष में आता है, बाकी जो तीन वर्ण बचते हैं यानी तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण वो सघोष में आता है। और सघोष में आकर क्या आता है? या आता है, रा आता है, ला, वा और हा, ये तो आता है सघोष में, ठीक। अब एक चीज तो ये है कि या तो विसर्ग के पहले ई उ रहे उसके बाद सघोष वर्ण रहे, या तो बड़ा आ हो या ई हो या ऊ हो, इनमें से कोई आए। तो यहाँ पर उदाहरण समझते हैं। विसर्ग के पहले ई आने, ई ऊ आने का मतलब क्या है? ये देखिए यहाँ पर ई की मात्रा लगी है, यानी विसर्ग के पहले छोटी ई है, विसर्ग के पहले छोटी ई है, विसर्ग के पहले छोटा ऊ है, यहाँ पर ऊ की मात्रा है। तो ये तो पहला नियम तो हो गया कि विसर्ग के पहले ये दोनों हैं। उसके बाद इनमें से देखिए उसके बाद कोई है, हाँ बड़ा आ है, तो विसर्ग किस में परिवर्तित हो जाएगा? रा में परिवर्तित हो जाएगा।
अब कहेंगे यहाँ पर रा में परिवर्तित हो गया, तो ये आ कहाँ गया? जब रा हलंत प्लस बड़ा आ जुड़ेगा तो ये रा इस तरह से हो जाएगा, ठीक। नी धन धन निर्धन, दु धन बल दुर्बल, यानी विसर्ग के बाद धा कहेंगे, धा भी देखिए अघोष में आ जाएगा। ता था अघोष में आता है और धा जो है ये सघोष में आएगा। सघोष में धा और बा ये सघोष में आता है। सघोष वर्ण क्या होते हैं ये मैंने बता दिया कि प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण, ठीक। तो विसर्ग के बाद अगर सघोष आता है या बड़ा आ छोटी ई उ आता है और विसर्ग के पहले छोटी या ऊ रहता है तो वो जो विसर्ग रहता है वो रा में परिवर्तित हो जाता है, इसे बोलते हैं सजसो रू। अगली संधि है हसीचा। हसीचा क्या होता है? हसीचा में विसर्ग के पहले छोटा आ, यानी छोटा आ का मतलब मान लीजिए आपको धा दिया है तो धा इस तरह से इसको लिखा जाता है, धा हलंत प्लस आ, तो यानी इसके लास्ट में आ है, इस तरह से आपको ध्यान में रखना है। तो विसर्ग के पहले छोटा आ हो, उसके बाद सघोष वर्ण हो। सघोष वर्ण क्या होता है? प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण, और यार अलावा हा, ये सघोष वर्ण में आते हैं। इनमें से कोई हो तो जो विसर्ग होता है वो ओ की मात्रा में बदल जाता है। अधः दन गति, विसर्ग के पहले धा है तो धा को तोड़ेंगे, धा हलंत प्लस आ जाएगा। फिर उसके बाद गा जो है, गा मैं बोला ना ये जो तीनों वर्ण हैं ये सघोष में आते हैं, तो सघोष आया तो विसर्ग ओ की मात्रा में परिवर्तित हो जाएगा। अधः धन गति अधोगति, सरा धंजा सरोज, पया धंधा पयोद। तो इस तरह से आपकी संधि भी समाप्त हो गई। आप बाकी मेरे जो संधि के वीडियोस बनाए गए हैं कंपटीशन की तैयारी के लिए, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, उनको देखना आपको ज़रूरी है अगर आप चाहते हैं कि आपके एग्ज़ाम में वो आपकी मदद करें, इसलिए।